गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज इस क्लास में मैं आपको चार्ज के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, चार्ज का चैप्टर जो है हमें कंप्लीट बीएनएसएस में चैप्टर 18 बताया है, जो कि 234 से 247 तक डील किया गया है। अब देखो, ये जो चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज किसके द्वारा लगाए जाते हैं, प्लस सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस जो कि चार्ज को लेके है, वो मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। देखो, पहले आप ये समझो कि ये जो वर्ड है चार्ज, हिंदी में जिसे कहते हैं आरोप, इसका मतलब होता है एलिगेशन लगाना, लांछन लगाना। देखो, एलिगेशन का मतलब कि मानो कि किसी ने कहा कि तूने ये अपराध किया है। अब ये एक तरीके का क्या हो जाता है, एलिगेशन हो जाता है। लेकिन अगर इसी को अपने कानून की तरफ लेके चले तो कानून में इसे कहते हैं चार्ज या आरोप। अब कानून में ये आरोप कौन लगाता है, तो ये चार्ज लगाए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। अब न्यायालय के पास जब मामला जाता है तो मामला या तो पुलिस रिपोर्ट से जाएगा या फिर परिवाद के थ्रू जाएगा, परिवाद करेंगे डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो जब पुलिस रिपोर्ट जाती है या परिवाद जाता है तो कोर्ट उसके अकॉर्डिंग, मतलब पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या परिवाद के अकॉर्डिंग चीजें देखता है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि क्या एक्चुअल में ये बात सही है या नहीं सही है। अब जब कोर्ट इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि यस इसने अपराध किया है, तो कोर्ट क्या करता है, चार्ज फ्रेम करता है, आरोपों की विरचना करता है। जिसका मतलब कोर्ट उस एक्यूज्ड पे चार्ज लगाता है कि तेरे अगेंस्ट ये मामला न्यायालय में आया है, तूने इस धारा के अंतर्गत एक्सेट्रा अपराध किया है। तो वो क्या होता है, चार्ज फ्रेम करना, आरोपों की विरचना करना। अब इस चार्ज के बारे में बीएनएसएस में चैप्टर 18 में कंप्लीट बताया है। इस चैप्टर 18 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट बताता है आरोपों का प्रारूप, मतलब चार्ज का फॉर्मेट क्या होगा, 234 से लेके 240 तक बताया है। और दूसरा पार्ट हमें बताता है आरोपों का संयोजन, कि क्या हम चार्जेस को जोड़कर भी लगा सकते हैं, क्या हम मोर देन चार्जेस की ट्रायल एक साथ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, ये हमें बताया है 241 से लेके 247 तक। आज मैं आपको सेक्शन नंबर 234 के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बात करता है आरोपों की अंतर वस्तु के बारे में। प्लस इस सेक्शन के कुछ केस लॉज है, यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं और मेंस का क्वेश्चन भी बनता है इस 234 से। देखो, ये हमें बताता है कि जब भी चार्ज लगाया जाता है, जो कि कोर्ट या मैजिस्ट्रेट लगाता है, तो चार्ज का जो मतलब होता है कि फलाने व्यक्ति ने ये अपराध किया है, तो उस अपराध के बारे में अगर कानून में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है तो उस कानून का नाम, उस डेफिनेशन में सेक्शन का नाम, प्लस उस अपराध का नाम, ये सारी चीजें बतानी होती है। लेकिन मान लो कि व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया जिसके लिए किसी कानून में पर्टिकुलर उस अपराध की डेफिनेशन नहीं है, उस अपराध को कानून में डिफाइन नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, तो कानून हमें कहता है कि अगर इस तरीके का अपराध अस्तित्व में आता है जिसके बारे में कानून में कोई भी प्रोविजन नहीं है, तब उस अपराध की एक परिभाषा इस हिसाब से लिखी जाएगी कि उस व्यक्ति को समझ आ सके कि मैंने इस नेचर का अपराध किया है। ठीक है, अब 234 बात करता है आरोपों की अंतर वस्तु के बारे में। जब भी चार्ज फ्रेम होंगे तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स लिखे जाते हैं, जैसे
आरोप में अपराध का कथन होता है। जब भी मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेमिंग करेगा तो उस चार्ज फ्रेमिंग में जो अपराध हुआ है उसका स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि किस तरीके का अपराध किया गया है। दूसरा, जब भी चार्ज फ्रेमिंग होगी तो चार्ज फ्रेमिंग में विधि में अगर उसका कोई विनिर्दिष्ट नाम है, मान लो किसी के ऊपर मर्डर की चार्जेस लगाए जा रहे हैं तो मर्डर को बीएनएस में डिफाइन किया गया है, तो उस कानून का नाम भारतीय न्याय संहिता या फिर उस मर्डर का सेक्शन हमें क्लियर बताना पड़ेगा अपने उस चार्ज के अंदर। कौन बताएगा? कोर्ट या मैजिस्ट्रेट बताएगा। तो चार्ज में क्या क्या चीजें होती है? अपराध का कथन होता है, प्लस विधि में विनिर्दिष्ट नाम अगर उसका है, पर्टिकुलर नाम है तो नाम भी बताना पड़ेगा, लॉ भी बताना पड़ेगा। अगर मान लो कि जो अपराध उस व्यक्ति ने किया है उसका कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं है, देन हमें उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। मैजिस्ट्रेट को प्रॉपर उस अपराध की कंप्लेंट बतानी पड़ेगी कि इस तरीके का ये अपराध किया गया है, तो डेफिनेशन हमें बतानी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं, जब भी चार्ज लगाओगे, चार्ज फ्रेमिंग होगी, तो जिस विधि में वो अपराध पर्टिकुलर आता है उस विधि का नाम प्लस उस विधि की धारा को भी मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब भी चार्ज फ्रेम होंगे तो मैजिस्ट्रेट एक फॉर्मेट दिया गया है, मतलब कि आरोप लगा दिए हैं, इस तरीके की बात क्या लिखेगा? मैजिस्ट्रेट अपने उस चार्ज फ्रेम में लिखेगा कि ये तथ्य कि आरोप लगा दिए हैं, इस बात के समतुल्य बराबर माना जाएगा कि लॉ के प्रोविजंस को कंप्लीट तरीके से फॉलो कर दिया गया है। नेक्स्ट, जब भी चार्ज लगाया जाएगा तो ये कोर्ट की लैंग्वेज में होगा, न्यायालय की भाषा में होगा। अगर मान लो कोर्ट की लैंग्वेज इस तरीके की है जिसको एक्यूज्ड नहीं समझ पा रहा है, देन कोर्ट क्या करेगा? उसका ट्रांसलेट करके और उसे समझाएगा कि इस तरीके का आपके ऊपर ये एलिगेशन या आरोप लगाए जा रहे हैं। और अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट है, पूर्व दोष सिद्धि है, तो उस पूर्व दोष सिद्धि के बारे में भी उस चार्ज में मेंशन करना पड़ेगा कि ये पूर्व दोष सिद्धि इस अभियुक्त के विरुद्ध पहले हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर जब भी कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, इन बातों को उस चार्ज फ्रेमिंग में मेंशन करना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें होंगी। अपराध का कथन होगा, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। विधि में विनिर्दिष्ट नाम है तो वो लिखना होगा, विनिर्दिष्ट नाम नहीं है तो परिभाषा बतानी पड़ेगी, प्लस जिस भी विधि में उसका अपराध आता है वो और विधि की धारा बतानी होगी। यह तथ्य कि आरोप लगा दिया है बताना होगा। आरोप हमेशा कोर्ट की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है एक्यूज, देन ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा। और अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है उस अभियुक्त के विरुद्ध, देन उसके बारे में भी उस चार्ज में मेंशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है? सेक्शन 234 हमें बताता है आरोप की अंतर वस्तुओं के बारे में। अब कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। पहला केस है चित्तरंजन दास वर्सेस वेस्ट बंगाल राज्य। इस केस में कहा कि आरोपों में अनावश्यक बातों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और न ही छोटी छोटी तकनीकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर चार्ज में अगर छोटे मोटे टेक्निकल एरर आ जाते हैं तो उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अननेसेसरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड केस बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कृष्णन वर्सेस स्टेट। कृष्णन वर्सेस स्टेट के केस में ये क्लियर किया था कि जब भी कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा तो वो चार्ज फ्रेम ऑलवेज एंड ऑलवेज कोर्ट की लैंग्वेज में होगा। वो अलग बात है एक्यूज नहीं समझ पा रहा, देन उसको ट्रांसलेट करना। अदरवाइज जनरल रूल ये कहते हैं चार्ज जब भी फ्रेम होंगे तो वो कोर्ट की लैंग्वेज में ही होगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं थर्ड केस, एशियन रिजर्व फेंसिंग ऑफ रोड वर्सेस सीबीआई 2018 का केस है। इस केस में कहा था
कि आरोप की विरचना का आदेश न तो अंतिम आदेश है और न ही अंतर्वर्ती आदेश है। मतलब चार्ज फ्रेमिंग करना ये कोर्ट की स्टार्टिंग स्टेज है, क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद उसके बाद डिस्कस करते हैं, जैसे अपने सेशन ट्रायल पे चलेंगे, वारंट ट्रायल पे चलेंगे, तब उस ट्रायल में पता चलेगा कि कोर्ट जब भी चार्ज फ्रेमिंग करता है तो उसके जस्ट बाद एक्यूज से पूछा जाता है कि क्या आप अपने जुर्म को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। अगर जुर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो वहीं उसे कन्विक्ट कर देते हैं। यदि जुर्म को स्वीकार नहीं करता है देन उसका आगे ट्रायल किया जाता है। तो वो सेशन ट्रायल, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल जो अपने पढ़ेंगे उसमें वो चीजें अपने वहां पे समझेंगे। तो अब बात करते हैं, एक वर्ड यूज किया गया है अंतर्वर्ती आदेश। देखो फाइनल ऑर्डर तो क्लियर हो जाता है कि जब कोर्ट ने अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो कर दिया तो लास्ट में जिस डिसीजन पे, कंक्लूजन पे पहुंचे वो क्या माना जाता है, फाइनल ऑर्डर माना जाता है। लेकिन ये अंतर्वर्ती आदेश या जिसे अपने इंटरिम ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कि न्यायालय ने अभी किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, अभी आगे और प्रोसीडिंग बाकी है। अब कंप्लीट प्रोसीडिंग से पहले ही अगर कोर्ट किसी एक पॉइंट पे फाइनल डिसाइड कर देता है या अपना ऑर्डर दे देता है तो उसे अंतर्वर्ती आदेश कहा जाता है। मतलब कंप्लीट प्रोसीडिंग होने से पहले ही कोर्ट के द्वारा बीच में कोई आदेश देना अंतर्वर्ती आदेश कहलाता है। तो ये कुछ जजमेंट्स थे जो अपनों ने बात किए। इस जजमेंट्स में हमें जब भी 234 का हमारा मेंस का क्वेश्चन आएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आपको बताना है। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी चार्ज को लेके कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किसके द्वारा लगाया जाता है, चार्ज के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में। बीएनएसएस में आगे 234 के बाद 235, 6 आगे के जो सेक्शंस है वो अपने डिस्कस करेंगे और आगे अपने ट्रायल्स को भी डिस्कस करेंगे। देखो जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, हर एक वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप इनको अपने नोट्स में जरूर लिखा करो, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग में ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है उसके लिए मुझे कमेंट्स करके बताना। किस वीडियो पे कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो आपको इजी फॉर्म में नहीं समझ आ रहा, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने लेकर आ सकूं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।